नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीति शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद से विषय अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के उद्भव और राष्ट्रीय आय के लेखांकन के बारे में जाना। आज हम एक नया अध्याय लेकर आए हैं, मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग, जिसके प्रथम भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय के प्रथम भाग को पढ़ने के बाद आप जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ, परिभाषा और कठिनाइयां। इसके बाद मुद्रा का उद्भव, अर्थ, परिभाषा, रूप और उसके कार्य। भारतीय मुद्रा प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है, मुद्रा की मांग एवं आपूर्ति, और इसके साथ साथ अंत में हम जानेंगे विमुद्रीकरण। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है या किसे कहते हैं। एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय कहलाता है। प्राचीन समय में मुद्रा के प्रचलन से पूर्व लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति परस्पर अपनी वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से करते थे। बच्चों, जब मुद्रा का आरंभ नहीं हुआ था प्राचीन समय में, उस समय हम जो अर्थव्यवस्था संचालित करते थे उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान ही करते थे। इससे संबंधित हम एक परिभाषा लेकर आए हैं। थॉमस के अनुसार एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि जब भी हम एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेते हैं तो उस स्थिति को हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली। इस बात को आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ रहे हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई जा रही हैं जिनका एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहा है। इसको हम कहेंगे बार्टर सिस्टम, बार्टर एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली। इसके बाद बच्चों आता है वस्तु विनिमय प्रणाली किस तरीके से किन स्थितियों में, परिस्थितियों में काम करती है, उसकी आवश्यक दशाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले है दो पक्षों की उपस्थिति का होना अनिवार्य होता है। आप ये बात सोचकर देख सकते हो कि एक व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं कर सकता। कम से कम दो व्यक्ति जरूर होने चाहिए जिससे वो प्रत्यक्ष विनिमय कर सके। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना भी बहुत जरूरी है बच्चों। एक व्यक्ति जिसको चावल चाहिए और उसके पास गेहूं है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा चावल लेने के लिए। इस प्रकार से गेहूं और चावल का आदान प्रदान होगा। यातायात के साधनों का अभाव होना भी बहुत जरूरी है। यदि यातायात के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं तो आप दूर देश प्रदेश में भी जाकर अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। मुद्रा का अभाव होना, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचालित है तो मुद्रा में मूल्य स्थिरता का गुण होता है, क्रय शक्ति का मूल्यमापन वो एग्जैक्ट करता है। तो इस स्थिति में लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करने से बचेंगे, वो मुद्रा का ही यूज करेंगे, मुद्रा को ही प्रयोग करेंगे। सीमित आवश्यकताएं होना, बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत बहुत जरूरी है कि जो आपकी आवश्यकताएं हो वो लिमिटेड हो। सीमित क्षेत्रों में सीमित तरीके से सीमित आवश्यकता होने पर ही आप वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज कर सकते हैं। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास एक वस्तु बहुतायत में है जिसको वो दे सकता है, लेकिन उसे कई वस्तुओं का क्रय करना है अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज नहीं कर सकते। सीमित क्षेत्र होना भी बहुत जरूरी है। लिमिटेड एरिया में ही आप वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब सीमित क्षेत्र होगा तभी आपको लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी होगी। बच्चों, यदि दूर दरेज के क्षेत्रों में यदि आप जाएंगे अपना सामान लेकर तो आपको वहां पर जानकारी का पूर्ण अभाव होगा। आपको नहीं पता चलेगा कि किस व्यक्ति को आपकी वस्तु की जरूरत है।
अब हम देखते हैं बच्चों, जब वस्तु विनिमय प्रणाली हम के अंतर्गत कार्य करते हैं तो ऐसे समय में हमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होना। बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जिसको आपकी वस्तु की जरूरत है तो आपको भी उसकी ही वस्तु की जरूरत हो। मान लीजिए आपके पास चावल है, दूसरे व्यक्ति के पास गेहूं है बदलने के लिए, लेकिन आपकी जरूरत कार है। ऐसी स्थिति में आप वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज नहीं कर सकते हैं। विषम वस्तुओं के विभाजन की असुविधा। बच्चों, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी यदि आप छोटी छोटी इकाइयों में यदि उन्हें विभाजित करते हैं तो उनकी उपयोगिता या तो कम रह जाती है या मूलतः नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। मूल्य निर्धारण में भी कठिनाई आती है। बच्चों, जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। कैसे मापेंगे किस वस्तु विशेष में कितनी रह सकती है। इसके बाद हम देखते हैं भविष्य के लिए वस्तु के मूल्य का अनुमान लगाना भी कठिन होता है। बच्चों, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम वर्तमान में प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन हम उसका पूरा पैसा आज की स्थिति में नहीं दे सकते। हम इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो हमें वो समझ में नहीं आता है कि जो वस्तु है उसका उस दौरान कितना मूल्य लगेगा। मूल्य के हस्तांतरण का अभाव भी देखने को मिलता है। बच्चों, माना कि आपके पास क्रय शक्ति के रूप में आपके पास संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति को आप कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसमें तरलता का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों मूल्य का हस्तांतरण हो नहीं पाता। सेवाओं का विनिमय भी असंभव होता है। बच्चों, एक बार को हम वस्तुओं का क्रय विक्रय तो कर लेते हैं, लेकिन एक अध्यापक की सेवा, वकील की सेवा, चिकित्सा की जो सेवाएं हैं, बैंकिंग और बीमा संबंधी जो सेवाएं होती हैं, उनका मूल्य मापना बहुत ही दुर्भर होता है वस्तुओं से। अब जानेंगे बच्चों हम वर्तमान युग में वस्तु विनिमय प्रणाली की स्थिति परिस्थिति क्या है। वर्तमान समय में वस्तु विनिमय प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रूप से प्रचलित है। विभिन्न शहरी क्षेत्रों में भी यह प्रणाली आंशिक रूप से प्रचलित है, जैसे शहरी क्षेत्रों में टीवी, कार आदि का आंशिक भुगतान। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जो द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते होते हैं वे प्राचीन वस्तु विनिमय का ही दूसरा रूप है। विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक संकट की स्थिति में भी इस प्रणाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बहुत अधिक पैदावार हो रही है, ऐसी जगहों पर हम वस्तुओं का आदान प्रदान आज भी देख सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ हम शहरी क्षेत्रों में भी वस्तु विनिमय प्रणाली की झलक देख लेते हैं। जैसे जब आप टीवी खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देता है कि एक एक्सचेंज ऑफर चल रहा है कि आप अपनी पुरानी टीवी दीजिए, 20% ऑफ पाइए और नई टीवी ले जाइए। तो ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली का ही एक रूप है। बच्चों, अब देखते हैं मुद्रा विकास के विभिन्न युग किस प्रकार के थे। वस्तु मुद्रा का युग। बच्चों, जब प्राचीन समय में हमारे पास मुद्रा नहीं होती थी तो हम वस्तुओं को विभिन्न प्रकार से मुद्रा के रूप में यूज करते थे। सबसे प्राचीन समय की यदि हम बात देखें तो आखेट युग जो था, हंटिंग एरा, उस समय लोग पशुओं की खालों का जिनका वो शिकार करते थे उसको मुद्रा के रूप में यूज करते थे। उसके बाद जब चारागाह युग आया तो उस समय जो कृषि से संबंधित विभिन्न वस्तुएं होती थी उनका प्रयोग किया जाने लगा था मुद्रा के रूप में। उसके बाद बच्चों जब शिल्प युग आया तो उस समय भी बहुत सारी काश्तकारी का सामान जो होता था, जो लोग विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाते थे, उन्हें मुद्रा के रूप में यूज करने लग गए थे। लेकिन इन सभी युगों के दौरान आप देखिए बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलती थी। वो कठिनाइयां बहुत प्रकार की होती थी। बच्चों, मूल्य स्थिरता का अभाव होता था,
एग्जैक्ट क्रय शक्ति का पता नहीं चल पाता था, मूल्य मापन की समस्या से भी हमें जूझना पड़ता था और उन चीजों का हस्तांतरण भी नहीं हो पाता था। ऐसे समय के बाद बच्चों आया धातु मुद्रा का युग। धातु मुद्रा यानी कि जो विभिन्न प्रकार की धातुएं होती थी, हम उनका यूज करने लग गए थे मुद्रा के रूप में, जैसे पीतल, तांबा, चांदी, सोना। इनके छल्ले बनाकर और इनके सिक्के बनाकर हम बाजार में इनका यूज करते थे। लेकिन बच्चों इससे भी संबंधित हमें बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलती थी, जैसे इनका घिसावट व्यय बहुत होता था और इतनी बहुतायत में हमें धातु उपलब्ध नहीं हो पाती थी कि हम एक अर्थव्यवस्था संचालित कर सकें। और इसके साथ साथ बच्चों जो धातु के सिक्के बनते थे, उनके जो निर्माण संबंधी खर्चे होते थे वो भी बहुत ज्यादा होते थे। इन परिस्थितियों से बचने के लिए आया पत्र मुद्रा का युग। बच्चों आज भी हम पत्र मुद्रा का युग में जी रहे हैं, जो हम कागजी मुद्रा यूज कर रहे हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो नोट बनाए जाते हैं, निगमित किए जाते हैं बच्चों, हम इसी समय पर इनका यूज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत, उनसे बहुत बच रहे हैं। इसके बाद आया बच्चों साख मुद्रा का युग, यानी कि क्रेडिट एरिया। आपकी क्रेडिट, मान लीजिए एक चेक है जिसका मूल्य तो वास्तविक 2 रुपए या 3 रुपए है, लेकिन उस पर अंकित है 50,000 रुपए। तो उस चेक पर जो 50,000 रुपए का अमाउंट लिखा हुआ है वह आपकी साख है, यानी कोई देगा नहीं देगा, लेकिन बैंक जरूर देगा, उसकी गारंटी बैंक लेगा। अब देखते हैं बच्चों मुद्रा के प्रयोग द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयां हैं उनका समाधान कैसे किया गया। दोहरे संयोग की आवश्यकता की समाप्ति हो गई, यानी कि जब मुद्रा आई तो अब कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास यदि एक वस्तु की बहुतायत है, मात्रा है बहुत ज्यादा, आप उसको बेचना चाहते हैं और जिस व्यक्ति के पास वो और दूसरी जो ज्यादा वस्तु है उसके बदले में आप वो वस्तु नहीं लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास मुद्रा है, आप मुद्रा से वो वस्तु क्रय कर सकते हैं और विक्रय कर सकते हैं। आप कंपलसरी नहीं रहा कि आपको वही वस्तु लेनी है जो दूसरे व्यक्ति के पास है। मूल्य मापन की समस्या का भी अंत हो गया। बच्चों जो विभिन्न प्रकार के युगों में हमने देखा, जब धातु युग का वर्णन हो रहा था उस समय हम देख रहे थे पीतल, तांबा, चांदी, सोना, इनका मूल्य क्या होगा, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन परिस्थितियों से बचने के लिए हमने मुद्रा का जो युग आया, इसमें मुद्रा में हमने देखा कि मूल्य मापन की कोई समस्या ही नहीं रह गई और मुद्रा के साथ साथ में जो सिक्कों का प्रचलन है उसने तो क्रय शक्ति को और क्रय करने की जो क्षमता है उसको आसान बना दिया। धन का संचय भी बच्चों सरल हो गया। हम मुद्रा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अन्य वस्तुओं को स्टोर करना हमारे लिए बहुत कठिन था। और आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो नाशवान प्रकृति की होती हैं, यानी कि बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी चीजों को मुद्रा के रूप में रखना हमारे लिए बहुत कठिन था। वस्तुओं की विभाज्यता का भी सरलीकरण हो गया बच्चों। अब हम छोटी छोटी इकाइयों में वस्तुओं को खरीद सकते हैं और उन्हें बेच भी सकते हैं। मूल्य हस्तांतरण में भी सरलता आ गई। जो जमीन जायदाद आप बाहर नहीं ले जा सकते थे, अब चेकों के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से और कैश के माध्यम से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। सेवाओं का भुगतान भी बच्चों अब सरल हो गया। चाहे वकील की सेवा हो, अध्यापक की सेवा हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, अब उनका जो वास्तविक मूल्य होगा उसका भुगतान करना हमारे लिए आसान हो गया है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं मुद्रा का अर्थ। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वह वस्तु या संकेत जिसके द्वारा मनुष्य अपनी इच्छानुसार
विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकता है, मुद्रा कहलाती है। यानी कि सरकार जिस भी वस्तु को मुद्रा घोषित कर दे और उससे हम वस्तुओं का आदान प्रदान करें तो वह वस्तु मुद्रा कहलाएगी। कुछ इसी तरह की बच्चों परिभाषा प्रोफेसर नैप ने भी दी है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, जिस भी किसी वस्तु को राज्य मुद्रा घोषित कर दे वह वस्तु मुद्रा कहलाएगी। अब देखते हैं बच्चों मुद्रा के रूप। यहाँ पर 5 रूप दिखाए गए हैं। आदेश मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा, साख मुद्रा और पत्र मुद्रा। बच्चों आदेश मुद्रा वर्ड से ही समझ में आ रहा है। आदेश मुद्रा, आदेश के द्वारा जो मुद्रा घोषित हुई हो, यानी कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार यदि अपना आदेश जारी कर देती है कि यह वस्तु मुद्रा है तो वह वस्तु वैधानिक मुद्रा हो जाती है। ऐच्छिक मुद्रा, जो व्यक्ति अपनी इच्छानुसार चीजों को मान लेते हैं कि यह वस्तु हम मुद्रा के रूप में यूज करेंगे, इसके लिए बच्चों विश्वास का होना बहुत जरूरी है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। लेकिन इसके अंतर्गत एक बात और है, आप किसी भी व्यक्ति विशेष को बाध्य नहीं कर सकते कि वह उस वस्तु को मुद्रा माने जिसे आप मान रहे हैं। पूर्णकाय मुद्रा, बेसिकली बच्चों ये जो पूर्णकाय मुद्रा है ये सिक्कों के लिए यूज की जाती है। सिक्के जिनका वास्तविक मूल्य और मौद्रिक मूल्य बराबर होता है, जैसे सोने के सिक्के, लोहे के, पीतल के, तांबे के। साख मुद्रा, जो साख पर आधारित हो, जो कागज पे जो अंकित हो जाए कि यह इतने रुपए की मुद्रा है, चाहे भले ही उसकी जो वास्तविक वैल्यू हो वो उतनी ना हो, हम उस मुद्रा को मानेंगे साख मुद्रा। और पत्र मुद्रा तो आपको पता ही है, कागजी मुद्रा जो कागज पर आधारित होती है। बच्चों अब हम देख लेते हैं मुद्रा के कार्य। हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं मुद्रा के 4 प्रकार के कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों प्राथमिक कार्य, विनिमय का माध्यम और मूल्य मापन की इकाई। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत बच्चों हम जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा कठिन कार्य था विनिमय का माध्यम। हम कैसे वस्तुओं का एक्सचेंज करेंगे। किसी वस्तु की कीमत कुछ और होती है और किसी वस्तु की कीमत कुछ और होती है। तो इस कठिनाई का समाधान मुद्रा ने दिया। एक्चुअल वैल्यू निकालना हमने सीखा कि किस वस्तु की वैल्यू कितनी है, उसको अब हम मुद्रा से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। मूल्य मापन की इकाई, मूल्य मापन की इकाई, हमें वस्तुओं की क्रय शक्ति का अंदाजा नहीं होता था कि उस वस्तु विशेष में कितनी परचेसिंग पावर है, लेकिन अब हम मुद्रा से उन वस्तुओं की मूल्य को माप सकते हैं। सहायक कार्य बच्चों सबसे पहले आता है भविष्यगामी, जो भुगतान है उसका आधार। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका भुगतान हम लंबी अवधि में करते हैं या बहुत दिनों बाद करते हैं, तो ऐसे पर आज के समय में ही ब्याज की दर निश्चित हो जाती है कि इस समय विशेष के बाद आपको इतना पैसा देना होगा। ये मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ। कोष का आधार, हम जानते हैं वस्तुएं जो नाशवान प्रकृति की होती हैं तो उनका कोष डेवलप करना, विकसित करना हमारे लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि जितना हम उनको बढ़ाते जाते हैं और वो पीछे से उतना घटता जाता है। लेकिन मुद्रा के साथ नहीं होता। मुद्रा को आप लंबे समय तक रख सकते हो। मूल्य हस्तांतरण, जहां आप वस्तुओं को ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, ऐसे में मुद्रा के द्वारा मूल्य का हस्तांतरण आसानी से किया जाता है। आकस्मिक कार्य, विभिन्न इकाइयों का उचित मूल्यांकन।
बच्चों, उत्पादन के क्षेत्र में विशेषकर जो हम श्रम लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, प्रबंध और साहस के द्वारा जो कार्य करते हैं, तो उनको निश्चित उनके कार्य क्षमता के आधार पर हम उनको कितना पैसा देना चाहिए, यह मुद्रा के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। संपत्ति की तरलता, जब भी हम विकास की ओर बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारे पास जो पैसा हो वो लिक्विडिटी के फॉर्म में हो, ताकि हम अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी, कभी भी, कैसे भी खर्च कर सके, इन्वेस्ट कर सके। वहीं दूसरी ओर जब हमारे पास जमीन जायदाद इस तरीके की संपत्तियां होती हैं तो उनका हम सही टाइम पर सही यूज नहीं कर पाते। निर्णय का आधार, यदि आपके पास जो पैसा है वो तरलता के फॉर्म में है, लिक्विडिटी के फॉर्म में है, मुद्रा के फॉर्म में है, तो आप कहीं भी, कभी भी जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा डिसीजन लेने की आप में क्षमता होती है, जबकि वस्तुओं के मामले में ऐसा नहीं होता था। अन्य कारक पूंजी को तरलता प्रदान करने में सहायक, जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, यदि आपको उनको हस्तांतरित करना है या कहीं और निवेश करना है तो आपकी ये जो पूंजी को तरलता प्रदान करता है मनी। भुगतान स्थिति का सूचक, बच्चों यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास मुद्रा है तो इस बात की गारंटी होती है कि वह वस्तुओं की विनिमय के लिए मुद्रा का एक्सचेंज कर सकता है, और यदि नहीं भी करता है तो अल्टीमेटली जो बैंक होते हैं वो उसका भुगतान का आधार बन जाते हैं। चलिए अब चलते हैं भारतीय मुद्रा प्रणाली की ओर कि यहाँ पर कैसे कार्य होता है। रुपया एक प्रधान मुद्रा के रूप में प्रचलित है। यहाँ की प्रधान मुद्रा है रुपया। नोटों का निगमन होता है बच्चों। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से 1 रुपए का नोट जारी होता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद के जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा निगमित किए जाते हैं और उनके गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर सहायक सिक्कों का भी प्रचलन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी हम कोई वस्तु या सेवा खरीदने जाते हैं तो कागजी मुद्रा तो ले ही जाते हैं, साथ में सिक्के भी होते हैं जो विनिमय को और आसान बना देते हैं। पत्र मुद्रा तथा धातु मुद्रा दोनों का ही यहाँ पर प्रयोग होता है। अब चलते हैं बच्चों मुद्रा की मांग की ओर। मुद्रा की मांग किसे कहते हैं, ये क्या होती है? मुद्रा की मांग का आशय अर्थव्यवस्था में जनता को मुद्रा की आवश्यकता से होता है। मुद्रा का प्रयोग वस्तु एवं सेवा के प्रत्येक लेन देन में होता है। इन समस्त लेन देनों की मात्रा आय पर आधारित होती है। बच्चों सिंपल वे में, सरलता से यदि हम जाने मुद्रा की मांग किसे कहते हैं तो जनता को जो क्रय करना है, विक्रय करना है, एक्सचेंज करना है, जो विनिमय करना है, उसके लिए जो वो मुद्रा की एग्जैक्ट डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, वो मुद्रा की मांग कहलाती है। अब चलते हैं मुद्रा की आपूर्ति किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। जैसे बच्चों अभी हमने समझा था मुद्रा की मांग के बारे में कि जो जनता मांग करे वो मुद्रा की मांग है, और वैसे ही मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है, जो जनता के पास है वही मुद्रा की आपूर्ति है। मुद्रा की आपूर्ति को मापने के ये 4 मापक हैं बच्चों, M1, M2, M3 और M4। सबसे पहला मापक M1 यानी कि पहला माप, जनता के पास सिक्के और करेंसी, यानी कि जो जनता के पास सिक्के हैं और जो करेंसी है, उसके साथ साथ व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं। व्यापारिक बैंक कोई भी हो सकती है, ऐसी बैंक जो व्यापार करे व्यापारिक बैंक कहलाएगी, चाहे वो सरकारी क्षेत्र से हो या फिर निजी क्षेत्र से। ऐसे बैंकों की मांग जमाएं, यानी कि ऐसी जमाएं जो कभी भी मांगी जाए तो उन्हें देनी पड़े, इनको हम M1 में शामिल करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं होती हैं, जैसे विश्व बैंक की जमाएं, IMF की जमाएं, इनको भी हम M1 में इंक्लूड कर देते हैं। इट मीन्स ये जो सिक्के हैं, करेंसी हैं, मांग जमाएं हैं और आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं हैं, ये तरलता को
बढ़ा देती है। ये सब तरलता के ही सूचक हैं। जब चाहे जैसे चाहे आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है M2। M2 में M1 को तो हम शामिल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ डाकघर, बचत बैंक के बचत खाते भी लेंगे। बच्चों, पहले से ही हम देखते आ रहे हैं कि जो आज की स्थिति बैंकों की है, उससे ज्यादा बेहतर स्थिति यहाँ पर डाकघरों की थी। उनकी जमाओं के बगैर यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो प्रचलित रूप होता था वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता था। जो डाकघर, बचत बैंक के बचत खाते होते हैं, उनका जो पैसा है वो हम M2 में M1 के साथ जोड़ देंगे। तो जब हम डाकघर, बचत बैंक के बचत खाते जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि जब भी हम डाकघरों में जाते हैं, पैसे के लिए मांग करते हैं, तो वो कुछ दिनों बाद ही हमें देते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए आप, थोड़ी सी तरलता कम हो गई। अब चलते हैं M3 की ओर। M1 प्लस बैंकों के पास शुद्ध सावधिक जमाएं। शुद्ध सावधिक जमाएं मतलब फिक्स डिपॉजिट्स। जैसे कुछ पैसा आपने 1 साल के लिए जमा कर दिया, या 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो ऐसी जमाएं कहलाएंगी सावधिक जमाएं। तो आप देख रहे हैं कि आप उस समय विशेष के अंतर्गत पैसा नहीं निकाल सकते हैं, और यदि निकालते हैं तो उस पर दंड देना होता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी तरलता और कम होती जा रही है। M4 बच्चों, M4 में हम M3 को सम्मिलित करेंगे और इसके साथ डाकघर, बचत बैंक की जितनी भी जमाएं हैं, समस्त जमाएं इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। बच्चों, वैसे तो हम देखें तो सबसे ब्रॉड मनी जो है, विस्तृत मनी, विस्तृत मुद्रा M4 होती है, लेकिन भारत में विस्तृत मुद्रा M3 को माना जाता है। बच्चों, अब हम समझेंगे विमुद्रीकरण के बारे में। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के प्रचलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण एक नई पहल थी। अब 500 और 1000 के करेंसी नोट विधिग्राह्य नहीं रहे। 500 तथा 2000 के नोटों की एक नई श्रृंखला चालू की गई है। बच्चों, जब भी अर्थव्यवस्था में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ने लग जाएं, काला धन, जमाखोरी बढ़ने लग जाए, तो ऐसे समय में हमें देखने को मिलता है कि जो जाली मुद्रा होती है वो चलन में आ जाती है। तो ऐसी मुद्रा को चलन से बाहर करने के लिए और नई मुद्रा को लाने के लिए जो रणनीति होती है वही विमुद्रीकरण कहलाता है। भारत में 500 और 1000 के जो करेंसी नोट थे वो 2016 में बदल दिए गए और उसकी जगह पर आ गए 500 और 2000 के नए नोट, ताकि भारत आतंकवाद, जाली नोट, काला धन, भ्रष्टाचार, इनकी समस्याओं से अपनी अर्थव्यवस्था को निजात दिला सके। बच्चों, अब कुछ हम अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं जो आप घर पर करेंगे। ये अभ्यास प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, मुद्रा की मांग से क्या आशय है, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं, मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करता है। बच्चों, आज हमने जाना वस्तु विनिमय प्रणाली किस तरीके से कार्य करती है, उनसे संबंधित कठिनाइयां क्या थी, और फिर मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, उसकी परिभाषा, उसके कार्य, और अंत में हमने विमुद्रीकरण के बारे में समझा। आशा करती हूँ कि आज आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसी अध्याय के अगले भाग में हम पढ़ेंगे बच्चों बैंकों से संबंधित जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक किस तरीके से कार्य करते हैं और ये बैंक किस तरीके से साख का सृजन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।